नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम 25 मार्च 2021 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज का कोटेशन देखिए, लिखा हुआ है कि बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं जो गिर जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप बॉक्सिंग के मैच को देखा होगा आपने, तो वहां पर क्या होता है कि कभी अगर मान लीजिए कि पंच बहुत ज़्यादा तेज पड़ गया है ना, या आपका बैलेंस खराब हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ज़मीन पर गिर जाते हो, है ना। लेकिन वो हार नहीं होती है। ठीक है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है ना। उसके बाद काउंटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अगर आप खड़े हो गए उस टाइम पीरियड पर, तो फिर आप मैच को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आपकी हार को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसी तरह जीवन में भी बहुत सारे अप डाउन यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, कभी हो सकता है कि आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लो, कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में ना हो, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर समय बुरा है उस टाइम पीरियड पर भी जो है हमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। हमें फिर से एक एफर्ट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो बॉक्सिंग मैच की तरह ज़िंदगी की खेल में भी हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। ठीक है, और याद रखिएगा कोई भी सफ़र हो, है ना, वो आपको अकेले ही यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करना है ना। कोई जो है वो आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप अपनी लाइफ में जीतोगे, कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, कोई एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे, है ना। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है ना। और आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर, है ना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। चाहे आपकी कोई मदद करे चाहे ना मदद करे, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर खुद करनी है। ठीक है, हमें अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो खुद करनी है। यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी पहुँच जाओगे, है ना। आपको किसी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हमें इस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पर बनाना है। और इस रास्ते में जो है वो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, है ना, बहुत सारे फेलियर्स यहाँ पर आएंगे। लेकिन हम किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपनी जीत जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, आज एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी, इसके ऊपर एक इंटरनेशनल डे है जो आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 25 मार्च को ये डे जो है ये आपको सेलिब्रेट होता हुआ दिखाई देगा हर साल। और इसकी इस बार की जो थीम है वो है एंडिंग स्लेवरीज लिगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। ठीक है, तो ये थीम आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इसका एम अगर हम देखेंगे, टू ऑनर एंड रिमेंबर दोज हु सफर्ड एंड डाइड एट द हैंड ऑफ द ब्रूटल स्लेवरी सिस्टम। ठीक है, मतलब उन सभी लोगों को याद करना, है ना, जिन्होंने यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम की वजह से यहाँ पर अपनी जान जो है वो यहाँ पर गंवाई है। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ रेसिज्म एंड द प्रिजुडाइज टुडे। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर जो रेसिज्म जैसी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको यहाँ पर किस तरीके से लोगों को अवेयर करना, और जो प्रिजुडाइज जो यहाँ पर पहले की चीज़ें जो फॉलो करी जा रही है ना, स्टीरियोटाइप जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना कि ये सब चीज़ें एक यूनाइट सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इस चीज पर्टिकुलर डे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हर 25 मार्च को। फिर अगली बात करेंगे, एक और डे है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, जिनको डिटेन कर लिया गया है या जो मिसिंग है अभी तक, उनको यहाँ पर क्या करते हैं, उनके लिए एक सॉलिडारिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलनी चाहिए। उस तरीके से ये डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो एम होता है, टू मोबिलाइजिंग एक्शन डिमांड जस्टिस एंड स्ट्रेंथ आर रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट यूएन स्टाफ एंड पीस कीपर्स एज वेल एज अवर कुलीग्स इन द नॉन गवर्नमेंटल कम्युनिटी एंड प्रेस। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, उनके स्टाफ के बारे में बात कर लें, चाहे जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उनके बारे में हम बात कर लें, हमारे कुलीग जो नॉन गवर्नमेंटल कम्युनिटी है, जो प्रेस में वगैरह यहाँ पर काम करते हैं, उनको किसी भी तरीके की समस्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उनका किसी भी तरीके का मिसिंग रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये बेसिकली जो डेट है, ये एनिवर्सरी है ऑफ द अबडक्शन ऑफ एलेक कॉलेट। एलेक कॉलेट जो थे एक जर्नलिस्ट थे, है ना, जिनकी यहाँ पर मौत हो गई थी जब ये यूनाइटेड नेशन के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। तो इसलिए ये पर्टिकुलर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कि कई लोग क्या करते हैं कि अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो है अगवा कर लिया जाता है ना, या अपना काम करते करते वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, है ना, लोगों का ख्याल रखने के लिए
इस तरीके का डे हम 25 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 डे मैंने आपको यहाँ पर बताया, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये है आज का हमारा आर्टिकल जिसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करने हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी कई बार जो है वो डिस्कस करी हुई है, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्या है ना, किस तरीके से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। इसमें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस करी जा रही है, और इसमें ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो है वो ज़्यादा भाव जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर लो, एनआरसी के बारे में बात कर लो, तो ये सब चीज़ें जो हैं इससे आसाम जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि आसाम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको थोड़ा एज मिलती हुई आपको दिखाई देगी, इस तरीके की बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इलेक्शन होने वाले हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, और उसका जो भी रिजल्ट वगैरह होगा वो हम यहाँ पर इन फ्यूचर देख लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसमें हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग जो है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट वगैरह जो है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम आसानी से यहाँ पर टैकल कर सकें। अभी बेसिकली यहाँ पर अडानी जो ग्रुप है उसको यहाँ पर एक टास्क दिया गया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कोल माइन वगैरह करने के लिए इनको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक तरफ ये कह रहे हो कि भाई हम लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, दूसरी तरफ जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको आप इस तरीके के प्रोजेक्ट दिला रहे हो, और इन फ्यूचर मान लीजिए कि ये कोल हमारे देश में आएंगे तो इनका दोहन करेंगे हम, है ना, इनका प्रयोग करेंगे, तो फिर जो हमारा अल्टीमेट टास्क है वो यहाँ पर अचीव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इससे आपको प्रॉब्लम यहाँ पर इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है, ठीक है। याद रखिएगा हमने एक टारगेट जो है वो यहाँ पर फोकस किया है कि 450 गीगावाट जो है हमको रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है 2030 तक, है ना। एक ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 2022 तक, तो ये जो टारगेट है वो यहाँ पर 175 गीगावाट का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कब तक का है, ये 2022 तक का है कि हमको इतनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें यही सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर। चलिए, ये 3 चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है इन तीनों आर्टिकल के बारे में। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर आपको रिव्यूज देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट यहाँ पर आती है, उसमें अगर हम देखें तो इंडिया की जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो है वो डेमोक्रेसी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है या कम होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पीरियड पर देख लीजिए आप, है ना, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पीरियड पर देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो लोगों के पास पहले फ्रीडम थी ये कहीं ना कहीं आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन सेंट्रिक हम यहाँ पर कुछ बातें करें, ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर हम बात कर लेते हैं 2021 का जो यहाँ पर इंडेक्स निकल कर सामने आया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है कि मतलब हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है ना, वो यहाँ पर कितना है, किस तरीके से है, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो जो रैंकिंग है ये आपको कौन से नंबर पर देखने को मिलेगी, ये आपको 53rd नंबर पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो 53rd नंबर है इस पे आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है ना। और आप इसमें एक चीज ये समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये कौन रिलीज करता है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, वो यहाँ पर आपको रिलीज करता हुआ दिखाई देगा। और इंडिया की डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाता है ना, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। चाहे वो पार्लियामेंट सेशन के बारे में देख लीजिए, पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रही है, बस पार्लियामेंट का जो सेशन है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि भाई जो भी अलग अलग तरीके से आप बिल पास करवा रहे हो, लॉ पास करवा रहे हो, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है ना। अभी आपने NCT बिल के बारे में देखा, जिसमें आप, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको
हमारा जो कैपिटल टेरिटरी है वो देखने को मिल रही है, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है उसको आप बढ़ा रहे हो। तो आपके पास अगर मेजोरिटी यहाँ पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका गलत तरीके से आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लगातार डिमिनिश होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसके बारे में ये बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब ये चारों आर्टिकल जो थे इनका ओवरव्यू मैंने दे दिया था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, है ना, लेकिन क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको एक क्रक्स यहाँ पर समझा दिया। अब जो बचे हुए 3 आर्टिकल हैं ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें वाटर के बारे में बताया जा रहा है, वाटर की किस तरीके से इंपॉर्टेंस है ना, वाटर के बारे में कुछ परसेंटेज शेयर वगैरह मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्लीन वाटर क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, अभी आप सभी को पता है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर इस आर्टिकल नंबर 6 में बात करूंगा। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 7, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC, यहाँ पर श्रीलंका को लेकर जो है वो कुछ इशू जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तमिल कम्युनिटी को किस तरीके से यहाँ पर परेशान किया गया, उसके ऊपर जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन होना चाहिए। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया कि वोट ना तो यस बोला कि हाँ होना चाहिए, ना तो नो बोला। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं श्रीलंका के साथ भी इन्होंने जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा डिप्लोमेटिक गेम यहाँ पर खेला है, और जो तमिल कम्युनिटी है ना, उसके लिए भी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा गेम खेला है। लेकिन तमिलनाडु में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को तमिलनाडु में भुगतता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या है, UNHRC की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझेंगे, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जो महाराष्ट्र में एक नई ये है ना कहानी गढ़ी जा रही है, ठीक है, जिसमें ये अनिल देशमुख जी हो गए और परमवीर सिंह, है ना, इनके ऊपर जो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, और जो शरद पवार जी की पार्टी है और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थान पर यहाँ पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पर क्या होगा, उसी से रिलेटेड कार्टून है, और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेट्स जो है ये यहाँ पर आपको आज का डेटा पॉइंट देखने को मिलेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिल जाएंगे जो आप अपने GD वगैरह में यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन, जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, और इसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कार्टून है, ये अनिल देशमुख है, शरद पवार जी हो गए, और ये उद्धव ठाकरे हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम डेटा पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, जिसको हम UR के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, है ना, इन इंडिया रोज शार्पली टू 20.9% इन द अप्रैल जून क्वार्टर फिजिकल ईयर जो है हमारा 21, है ना, जो फिजिकल ईयर 21 का हमारा क्वार्टर नंबर 1 है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है ये, अप्रैल मई जून से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रोज शार्पली इन 20.9% इन द अप्रैल जून क्वार्टर, जो क्वार्टर 1 है फिजिकल ईयर 21 का, फॉलोइंग द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो जो यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस है उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला क्वार्टर था उसके बेसिस पे, ठीक है, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, वो रेट 20.9% से आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वॉज इवन स्टीपर 30.7% अमंग द वर्कर्स एज 15 to 29, जो 15 साल से 19 साल तक है, जो युवा पीढ़ी है ना, आप उनको कह सकते हैं कि उनके में जो है वो आपको यहाँ पर 34.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना, एम्प्लॉयमेंट प्लस दो सर्चिंग फॉर जॉब ऑल्सो डिक्रीज मार्जिनली। However, the impact of the lockdown on the job market was unevenly distributed among these states. The job scenario was particularly bad in the states such as Rajasthan, Jharkhand and Maharashtra. In contrast, the impact of the job front due to the lockdown in states such as Tamil Nadu, Gujarat and Punjab और हरियाणा was relatively less, है ना, मतलब कुछ स्टेट में है जिसका में ये लॉकडाउन वगैरह हुआ, इसका इम्पैक्ट आपको लोगों की जॉब में ज़्यादा देखने को मिला, जिसमें राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र आपको देखने को मिल रहे हैं, और कई जगह पर आपको इसका इम्पैक्ट कम भी देखने को मिला, है ना। तो ये वही सब चीज़ें बताई गई हैं। अनइवन इम्पैक्ट, है ना, यंग वर्कर्स हिट हार्ड, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अलग अलग पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए गए। तो ओवरऑल यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आज के डेटा पॉइंट की बात यहाँ पर बताई गई थी। सबसे पहले हम यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो इस बार जो यहाँ पर अवार्ड दिया गया ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड था जो दिया गया था। इससे पहले 2019 में दिया गया था। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2019 के बाद 2020 में
नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर नहीं दिए गए थे पैंडेमिक की वजह से, और फिर 2021 में ये जो हैं ये यहाँ पर अवार्ड दिए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 66 जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं कब दिए गए थे, तो ये दिए गए थे 2019 में, और 2021 वाला जो है ये 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, जिनको अभी 22 मार्च को यहाँ पर अनाउंस किया गया न्यू दिल्ली में। सेरेमनी जो है वो पहले नहीं हो पाई थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और अवार्ड्स को जो यहाँ पर अनाउंस किया है ये एन चंद्रा जी ने अनाउंस किया है, जो कि चेयरमैन है सेंट्रल पैनल के। पहली बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए थे, ये दिए गए थे 1954 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश टू ऑनर द एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा ऑन अ नेशनल स्केल। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बॉलीवुड मूवीज को ही यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी? टोटल आपको 22 जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज देने को मिलेंगी। ठीक है, तो नेशनल स्केल पे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अगर हम देखेंगे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो फीचर फिल्म हो गई, एक नॉन फीचर फिल्म हो गई, एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। इन तीनों के बेसिस पे अलग अलग तरीके के अवार्ड्स होते हैं, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज वगैरह यहाँ पर शेयर करी हुई हैं, उनके थ्रू भी आप देख सकते हैं। एक रिवीजन मैं आपको यहाँ पर भी करवा दूंगा। अब जो यहाँ पर इन पर्टिकुलर अवार्ड्स के लिए जूरी यहाँ पर अपॉइंट करी जाती है, ठीक है, ये किसके द्वारा करी जाती है? डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो देखिए बोला जा रहा है कि द नेशनल फिल्म अवार्ड्स कैन हेल्प फिल्म मेकर्स नैरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स। मतलब आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की, चाहे वो तमिल मूवी हो, मलयालम मूवी हो, तेलुगु मूवी हो, मराठी मूवी हो, बंगाली मूवी हो, इन लोगों को नेशनल फिल्म जो अवार्ड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लोग भी फिल्म मेकर्स हैं, ठीक है, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि रिमोट कॉर्नर्स पर जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनके ऊपर आप लगातार मूवी करके आप जो है उनकी बातों को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हो। मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली फिल्म्स हैव ऑलवेज हैड देयर फेयर शेयर ऑफ रिकॉग्निशन विनिंग अ क्लच ऑफ अवार्ड। मतलब बहुत तरीके के अवार्ड्स जो हैं वो आपको ये जीतते हुए दिखाई देंगे। थैंक्स टू द ब्लरिंग ऑफ रीजनल एंड लैंग्वेज बाउंड्रीज in cinema in recent year, a Tamil or a Telugu film, for instance, now stands a better chance at enjoying a pan-Indian theatrical release with subtitles and thereafter reaching wider audience through digital platforms। अगर आप यहाँ पर over the top platforms जो होते हैं, जिनको हम OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी देखें, तो वहाँ पर भी अगर कोई साउथ इंडिया वगैरह की मूवी होती है तो अलग अलग सबटाइटल्स के बेसिस पे उस मूवी को यहाँ पर रिलीज किया जाता है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर लोग हैं उस मूवी को देख सके, उस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो सके। तो अलग अलग जो यहाँ पर रीजन की यहाँ पर मूवीज है वो पूरे पैन इंडिया में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। धनुष, वेत्रिमारन एंड विजय सेतुपति आर नेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा। मतलब केवल तमिलनाडु में ही नहीं, इनको अब पूरे देश में यहाँ पर जाना जाता है। धनुष के बारे में भी देख सकते हैं आप, है ना, विजय सेतुपति हो गए, वेत्रिमारन हो गए, ये सब लोग जो हैं वो बहुत ही एक यहाँ पर चर्चित नेम है पूरे भारत में। धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एक्टर फॉर असुरन। असुरन एक मूवी थी धनुष की, उसके लिए इनको यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और इनको मतलब आप ये कह सकते हैं विच वॉज ऑल्सो एक्नॉलेज द बेस्ट तमिल फिल्म। तो असुरन को जो है वो बेस्ट तमिल फिल्म का भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। सेतुपति विनिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर सुपर डिलक्स हैव बीन लॉडेड वाइडली। तो इनकी एक मूवी है सुपर डिलक्स, उसके लिए सेतुपति को जो है वो यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। शेयरिंग द बेस्ट एक्टर ऑनर्स विद द धनुष इज मनोज बाजपेयी फॉर हिज इंटरनलाइज परफॉर्मेंस इन द भोसले। ठीक है, तो मनोज बाजपेयी और जो धनुष है दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इन दोनों की मूवी याद रखिएगा, धनुष की मूवी है असुरन और मनोज बाजपेयी जी की जो मूवी है वो आपको भोसले यहाँ पर देखने को मिल रही है। द कन्नड़ फिल्म अवाने श्री मनरयाना वॉज चूजन फॉर द बेस्ट एक्शन डायरेक्शन। ठीक है, तो कन्नड़ फिल्म जो है उसको बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। मलयालम मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी बेस्ट फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मलयालम मूवी है जिसको यहाँ पर दिया गया है। कंगना रनौत फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर पंगा एंड मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। इन दोनों मूवीज के लिए यहाँ पर इनको बेस्ट एक्ट्रेस का जो है कंगना रनौत को अवार्ड दिया गया है। कई सारे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड यहाँ पर एक मूव है, उस चीज को अगर हम यहाँ पर साइड कर दें तो हम इस बात से बिल्कुल यहाँ पर डिसएग्री नहीं करेंगे कि कंगना रनौत जो है एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो केवल एक मूवी में नहीं, आप उनकी कोई भी मूवी देख लीजिए, जितनी बार भी इन्होंने नेशनल अवार्ड यहाँ पर जीता है उतनी बार उनकी उस पर्टिकुलर मूवी में परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग भी अपना
कंगना रनौत को जो यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया, इसके ऊपर अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बात करेंगे, द खासी फिल्म लिवुड फॉर बेस्ट ऑटोबायोग्राफी ऑडियोग्राफी, तो ऑडियोग्राफी के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवी को, जो नॉर्थ ईस्ट की मूवी है, उसको अवार्ड दिया गया है। वाटर ब्यूरल इन आंध्र प्रदेश ट्राइबल मोनपा लैंग्वेज, ठीक है, जो यहाँ पर मोनपा लैंग्वेज है, याद रखिएगा, वो अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स की यहाँ पर लैंग्वेज है। क्योंकि इसको अवार्ड वगैरह यहाँ पर मिल गया है, तो इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉर बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वाटर ब्यूरल जो है उसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। नेशनल अवार्ड शुड आइडियली हेल्प विनिंग फिल्म्स फाइंड अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो जितनी भी ये इंपॉर्टेंट मूवीज आपको देखोगे कि भाई ये पर्टिकुलर मूवीज ने यहाँ पर अवार्ड जीते हैं, तो कोशिश ये रहती है लोगों की, कई सारे लोग जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्चर वगैरह देखते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि इन पिक्चर्स को यहाँ पर देखें। तो जब चीज़ें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करी जाती है, जब उनको अवार्ड वगैरह यहाँ पर दिया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन की मूवीज वगैरह जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ज़्यादा ऑडियंस को यहाँ पर कवर करती हुई दिखाई देगी, वाइडर ऑडियंस आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वेयर सिनेमा में इंक्रीजिंगली भी कंज्यूम्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत बूम पर है ना, और उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि लगातार इन मूवीज को देखने के लिए लोगों की जो रेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अ फ्रेमवर्क टू ब्रिंग दीज फिल्म टू लाइमलाइट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल बी एन इंसेंटिव टू फिल्म मेकर स्ट्राइविंग टू नरेट स्टोरी फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया। आज के टाइम पीरियड पर अगर इस तरीके की जो मूवीज हैं इनका डिजिटल कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिले, है ना, अलग अलग तरीके के जो OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं वहां पर जिस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, कोशिश ये करनी पड़ेगी कि इनके सबटाइटल्स वगैरह जो हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं, एक्यूरेट प्रोवाइड करे जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकें, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसको बोलते हैं मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो ये इस बार आपको सिक्किम को दिया गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल था जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में इस बार यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसमें श्रीलंका वाला जो इशू है जिसमें इंडिया ने अब्सटेन कर लिया है, मतलब इंडिया ने जो है ना तो यस बोला ना तो नो बोला, वोटिंग से अपने आप को यहाँ पर हटा लिया कि भाई हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैटर पे जो है वो यहाँ पर वोट नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो यहाँ पर ये है, ठीक है, जो मेन बात आपको बताई जा रही है वो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड आप देखोगे ना तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर CBS एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो भी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए उनका टेन्योर जो है वो कितने साल का होता है। तो याद रखिएगा, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए यहाँ पर मेंबर जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, और ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर आपने 2 लगातार टर्म्स जो है वो यहाँ पर सर्व कर लिया है तो फिर आपका यहाँ पर जो है इमीडिएट री इलेक्शन नहीं होगा, बाद में इन फ्यूचर आपका देखने को मिल सकता है, लेकिन इमीडिएट री इलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अगली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अराउंड द वर्ल्ड, है ना, कि भाई जो भी लोगों के अधिकार हैं उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, और अलग अलग तरीके की जो कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट आपस में इन्वॉल्व हो, उस तरीके की बातें यहाँ पर बताई जा रही है। इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में, और इसने रिप्लेस किया था फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जो पहले इसका यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसको इसने यहाँ पर रिप्लेस किया था। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR सर्व एज द सेक्रेटरिएट ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट जो है वो सेक्रेटरिएट की तरह यहाँ पर काम करते हैं, और जो OHCHR है इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 47 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं विच आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली, UNGA जो है उसके द्वारा यहाँ पर इनको इलेक्ट यहाँ पर किया जाता है। अगर हम काउंसिल की मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे अफ्रीकन स्टेट्स को 13 सीट्स यहाँ पर दी गई है, मतलब अफ्रीका के जो स्टेट्स हैं उनको 13 मेंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एशिया पैसिफिक में देखेंगे तो 13 है, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स देखेंगे तो वो 8 है, वेस्टर्न यूरोप को देखेंगे तो 7 है, और वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 6। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। 2 लगातार टर्म अगर हो जाएंगे तो फिर आपका री इलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, इन फ्यूचर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि टैक्टिकल एब्सटेंशन
यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, देखिए, बाई abstaining फ्रॉम द वोट ऑन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन श्रीलंका, इंडिया हैज सिग्नल इट्स अनविलिंगनेस टू अपसेट इट्स नेबर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रिजोल्यूशन लाया गया था, है ना, श्रीलंका के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, इंडिया ने उसमें यहाँ पर जो है वो वोट नहीं किया। इसका बेसिक मतलब यहाँ पर है कि वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि अपना जो नेबर है श्रीलंका, जहाँ पर चाइनीज डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पर अपसेट नहीं करना चाहते। At the same time, it does not want to be seen as a ignoring Sri Lanka reluctance to meet the political aspiration of the Tamils accountability for its wartime past। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिविल वॉर चला था, है ना। यहाँ पर अगर आपने नाम सुना हो तो लिट्टी के बारे में, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ठीक है, इसके बारे में आपने देखा, जो तमिल लोगों के लिए यहाँ पर काम करते थे। सिंहला कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिली। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सिंहला जो है वो एक लैंग्वेज है जो यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो वाली जो कम्युनिटी है वो सिंहला कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, वर्सेस अगर हम देखेंगे तो तमिल कम्युनिटी के बीच में ये पूरा का पूरा सिविल वॉर आपको यहाँ पर देखने को मिला। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे तो वो श्रीलंका में भी रूल कर रहे थे, तो वो इंडियंस को कहाँ लेकर गए, श्रीलंका में काम करने के लिए। जो बेसिकली वहाँ के तमिल्स थे इंडिया के, उन लोगों को कहाँ लेके जाया गया, उन लोगों को जो है वो श्रीलंका लेकर जाया गया। अब श्रीलंका जब उन लोगों को लेकर गए हम, तो वहां पर क्या हुआ, फिर वो लोग वहीं रहने लग गए। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो इंडियन बहुत सारे जो तमिल्स हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर जब देश यहाँ पर आजाद हुआ, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जो तमिल्स हैं वो यहाँ पर क्या थे, माइनॉरिटी थे। जो सिंहला थे वो क्या थे, वो मेजोरिटी थे। तो इसकी वजह से वहां पर इस तरीके का पार्लियामेंट्री फॉर्म सेट किया गया कि जो मेजोरिटी में सीट्स जीतेगा उसको यहाँ पर जो है सरकार चलाने का मौका मिलेगा। तो जो सिंहला कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, तो उनको इसका बेनिफिट मिला, उनकी गवर्नमेंट आई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो तमिलियंस हैं उनके जो अधिकार हैं वो यहाँ पर नहीं दिए गए, और इसकी वजह से ही फिर यहाँ पर लिट्टे का जन्म हुआ, है ना, कि हम तमिल को जो माइनॉरिटी वाले स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वहां पर ये सिविल वॉर देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल अथॉरिटीज, है ना, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा नरसंहार यहाँ पर हुआ था, उसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन जो रिजोल्यूशन यहाँ पर निकलकर सामने आया है वो यहाँ पर निकलकर आया है, जिसमें इंडिया ने वोटिंग यहाँ पर नहीं करी है। ठीक है, A more reasonable assessment would be that India seems to have utilized the opportunity to preserve its diplomatic space and to contain the pervasive influence of China over Sri Lanka, even while maintaining its support for the Tamil minority to achieve equality, justice, dignity and peace। आज के टाइम पीरियड पर इंडिया ये चाहता है कि भाई श्रीलंका के साथ जो यहाँ पर वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटीज है ना, राजपक्षे फैमिली, गोतबिया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो महिंदा राजपक्षे वो प्राइम मिनिस्टर है, और वो दोनों क्या है, वो प्रो चाइनीज है। चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सपोर्ट करती है, चाइना ने वैसे ही यहाँ पर श्रीलंका को खरीद लिया है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो ये चाहती है कि भाई उनके जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ भी बढ़िया रहें, साथ ही साथ वो यहाँ पर जो यहाँ पर तमिल माइनॉरिटी वहाँ पर रह रही है उसकी इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, डिग्निटी के बारे में, पीस के बारे में भी लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन व्हेन इट वोटेड इन 2012 इन फेवर ऑफ क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन इनटू ह्यूमन राइट, 2012 में अगर हम देखेंगे तो सरकार बदल गई है, यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड पर, मोदी जी 2014 में जीत कर आए थे। तो एनडीए गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन 2014 में देखने को मिलेगा, उससे पहले यूपीए था। यूपीए ने यहाँ पर क्या किया था, वोट किया था इस फेवर में कि एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो लोग भी इस पर्टिकुलर सिविल वॉर में यहाँ पर इन्वॉल्व थे। इंडिया हैड गॉट द रिजोल्यूशन टू इनकॉर्पोरेट द नीड फॉर श्रीलंका's concurrence to any assistance that the office of the high commissioner for human right may offer in such a proof। ठीक है, मतलब इंडिया यहाँ पर ये कह रहा था कि जिस तरीके से भी यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है उसमें इंडिया पूरी तरीके से सपोर्ट था कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इन दिस सेशन एंड जस्ट अहेड ऑफ द वोट, इंडिया स्ट्रेट ऑन द बोथ मीनिंगफुल डिवोल्यूशन टू मीट तमिल एस्पिरेशन एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ श्रीलंका। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिप्लोमेटिक चीजें यहाँ पर चल रही हैं, ये हम जो तमिलियंस हैं उनका भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसके बारे में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपको पाक स्ट्रेट देखने को मिलेगा। कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होना जरूरी है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंट रिजीम विड्रॉ फ्रॉम द कमिटमेंट मेड टू द यूएनएचआरसी बाय इट्स, जो पहले की गवर्नमेंट थी, है ना, जो पहले यहाँ पर वोट दिया गया था 2012 में, उससे यहाँ पर क्या हुआ कि उससे इन्होंने जो कमिटमेंट था उससे यहाँ पर विड्रॉ कर लिया विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड
द कंसेंसुअल रेजोल्यूशन ऑन जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब न्याय मिलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों के ऊपर हमने इस बार अपना यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया है। द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिपोर्ट रेज कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन, कि वहां पर मिलिटराइजेशन जो है वो बहुत बढ़ रहा है ना, और यहाँ पर सर्विलेंस है अगेंस्ट जो किसी के अधिकारों के जो डिफेंडर्स हैं, मौलिक अधिकार जो यहाँ पर श्रीलंकन को मिलना चाहिए, उसके जो डिफेंडर्स हैं, एनजीओज हैं, उनके ऊपर भी जो है सर्विलेंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरफेरेंस विद द फ्यू प्रोसिक्यूशन इन एम्ब्लेमेटिक केसेस फ्रॉम द पास्ट एंड द डेंजरस एंटी माइनॉरिटी रेटोरिक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये कह रही है कि श्रीलंका में जो है वो स्थिति बहुत गंभीर है, मिलिट्री जो है वो ज्यादा यहाँ पर अपना पावर दिखा रही है ना, सर्विलेंस, जो लोग यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं वहां के, उनको यहाँ पर दबाया जा रहा है, सर्विलेंस उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन वहां पर खतरनाक है, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि हम दोनों चीजों को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। इंडियाज कंसर्न इन श्रीलंका हैव ऑलवेज बीन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन्फॉर्म्ड बाय ए सेंस टू द लॉन्ग टर्म वेल-बीइंग ऑफ तमिल एंड द पावर शेयरिंग डज फॉस्टर रिकॉन्सिलिएशन। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम श्रीलंका के साथ वहां की जो सरकार है उसके साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो चाइना आ जाएगा वहां पर, और अगर हम तमिल कम्युनिटी जो है उसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां पर उनकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। हैज इट एम्फेसिस ऑन डिवोल्यूशन रेदर देन अकाउंटेबिलिटी, है ना, कि भाई यहाँ पर क्या होगा, डिवोल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, अकाउंटेबल यहाँ पर सरकार को बनाने की कोशिश नहीं करेगी। और आप वही जो मैंने आपको बताया चाइनीज प्रेजेंस जो है वो आपको रीजन में देखने को मिलेगा। इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विद द सेंटिमेंट इन तमिलनाडु in the midst of the election was not motivation enough for India to change its position from tactical neutrality to one of the open support for the resolution। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम क्या करें, न्यूट्रल थे, ना तो हमने हाँ बोला ना तो ना बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों के लिए हमने ये बातें नहीं करी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस चीज के लिए जो तमिलनाडु में इलेक्शन वगैरह भी होने वाला है वो भी चीजें बहुत मैटर करेंगी, कि अगर आपने यहाँ पर कोई जो है वो क्लियर कट स्टैंड यहाँ पर नहीं लिया तो हो सकता है कि आपको इलेक्शन में नुकसान हो। लेकिन जो अभी हमारा मूव है वो यहाँ पर क्या है कि हम जो है वो सरकार के साथ अच्छा रिलेशन भी बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ तमिलियंस के जो एस्पिरेशंस हैं उनको भी यहाँ पर फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। व्हेन pragmatism and principle were needed in equal measure, the center seems to have chosen abstention to as an easy way out। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो pragmatic approach है ना, जो यहाँ पर सिद्धांत है वो यहाँ पर दोनों चीजों की जब यहाँ पर इक्वल आवश्यकता थी कि भाई यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर श्रीलंका को जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अभी जो है वो वोट देने से अब्सटेन करना जो है वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर है, क्योंकि दोनों चीजों को हमको इन फ्यूचर यहाँ पर देखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है एक आर्टिकल था जो बहुत ही लेटेस्ट है और इंडिया श्रीलंका के ऊपर भी आप इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल दिया हुआ है वाटर द लूमिंग फ्रंटियर। अगर आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है उसमें से 97% तो ओशियन है और फ्रेश वाटर अगर हम देखेंगे तो 3% है। अब अगर इस फ्रेश वाटर में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 3% को अगर हम यहाँ पर 100% में डिवाइड करें तो आइस कैप्स हो गए, ग्लेशियर हो गए, उसमें 68.7 देखने को मिल रहा है, ग्राउंड वाटर आपको 30.1 देखने को मिल रहा है और अदर जो है वो 0.9 है और सरफेस वाटर जो है वो आपको 0.3% देखने को मिलता है। जैसे स्वैम्प हो गया, रिवर वगैरह, लेक्स वगैरह में जो पानी है वो सरफेस वाटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन 3% में से भी केवल 0.3% वाटर जो है वो कितना है, वो सरफेस वाटर है। अब इन सरफेस वाटर में देखेंगे तो लेक्स में 87% है, स्वैम्प्स जो होते हैं, ठीक है, दलदल वगैरह, उसमें 11% है और रिवर्स में आपको 2% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, वो हम ग्राउंड वाटर के बारे में इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीति आयोग एंड वाटर एड अमंग्स अदर हैव फाउंड दैट over 70% of India's surface and groundwater is contaminated by human and other waste and is likely to carry viruses। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी हमारा सरफेस पर या ग्राउंड वाटर है उसमें से जो 70% है वो यहाँ पर कंटेमिनेट हो गया है ह्यूमन और उनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज की वजह से, और यहाँ पर लाइकली है कि वो उसमें आपको वायरस भी देखने को मिलेंगे। Indiscriminate human activity is often the reason for environmental degradation and pandemic, है ना। इसके बारे में कई सारी चीजें हमने देखी हैं कि आज के टाइम पीरियड पर इंसान क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है ना। हम लोग जो है पेड़ पौधों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, है ना। इस वजह से हम जंगलों में घुसते चले जा रहे हैं। जो इंसान और जानवरों के बीच में एक गैप होना चाहिए वो गैप जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पैंडेमिक के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगी। The practice of keeping animal locked together for mass production of meat produces an
आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, आज के टाइम पीरियड पर हमने क्या किया कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर एनिमल्स हैं उनको सबको साथ में यहाँ पर रख दिया है ना, और इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे वायरसेस जो है वो एक जगह पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्लियर इन द वाइल्ड एनिमल्स वर फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेट, आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो जो जानवर है वो हमसे बहुत पास में आ गए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक टाइगर था, वो स्कूल के यहाँ पर जो स्कूल था एक, उसके अंदर यहाँ पर जो है वो ट्रेवल कर रहा था, तो कैमरा में यहाँ पर लोड कर लिया गया था, वो तो रिकॉर्ड हो गया था, तो देखने को मिल गया। तो मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो आपको लगातार पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। Once the virus has found its way into the human population, it is bound to proliferate in waste water। ठीक है, एक बार जैसे ही ये यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में अपनी एंट्री पाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर होते हैं वहां पर इनका जो प्रोलिफरेशन है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, several wastewater samples were tested and were found to carry traces of SARS-CoV-2। ठीक है, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, ठीक है, उसके यहाँ पर ट्रेसेस आपको देखने को मिले। Remnants of the virus have also been detected in the raw sewage across Sydney। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सीवेज वगैरह है वहां पर भी आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग इन स्कॉटलैंड इंडिकेट दैट द SARS-CoV-2 वायरस कैन स्प्रेड थ्रू सीवेज वाटर। मतलब ये भी ये बताया जा रहा है कि सीवेज वाटर के थ्रू जो है वो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वायरस जो है वो आपको स्प्रेड होते हुए दिखाई देते हैं। कैन बी कंटेमिनेट आवर वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर। क्या हम लोग जो है जो ये पानी जी वगैरह खराब हो गया, वाटर बॉडीज हमारी जो है कंटेमिनेट हो गई हैं, इनको डीकंटेमिनेट कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए बहुत साल लग जाएंगे। बट डिस्पाइट द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पुअर क्वालिटी है वाटर की भारत में, द गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ रुपए कौन सी स्कीम के लिए? नल से जल स्कीम, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली बन गया कि भाई सरकार ने जो है वो नल से जल जो है स्कीम कब तक यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है? 2024 तक 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं ताकि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन है वो सभी रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर सोर्सेज आर कंटेमिनेटेड, द ओनली वे टू प्यूरिफाई वाटर इज थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जैसे आरओ लगा होता है ना, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा स्वच्छ कर सकते हैं। बट थ्रू आरओ रिमूव्स कंटेमिनेट्स, इट ऑल्सो टेक्स आउट ऑल द हेल्दी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, है ना। वो जो यहाँ पर कंटेमिनेंट्स हैं जिसकी वजह से पानी खराब हुआ है, वो चीजें तो जो है वो यहाँ पर क्या होती हैं, रिमूव करते ही हैं, लेकिन कुछ जो वाटर में मिनरल्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, वो भी आपको बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। अब न्यूट्रिएंट्स अगर मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी डिसीजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टू न्यूट्रलाइज द वायरस वी वुड नीड एट लीस्ट एन अल्ट्रावायलेट एक्वागार्ड ट्रीटमेंट। और आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा आपको कॉस्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सिंपल अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, नो टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट फॉर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्रिस्टीन नेचुरल वाटर एंड सॉइल। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो भी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम पीरियड से, प्राचीन समय से जो नेचुरल वाटर था, सॉइल था, इसका मतलब अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढोगे कि भाई कोई चीज खराब हो गई है उसको हम सही तरीके से आगे करें, तो वो चीजें उतनी पॉसिबल आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस मीन्स दैट वी मस्ट कंजर्व एंड यूज आवर नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो चीजें अभी तक बची हुई हैं उनको कंजर्व करना जो है वो बहुत जरूरी है। देयर आर 2 अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर सोर्सेज लेफ्ट इन द कंट्री। ठीक है, वो सारे के सारे सोर्सेज जो हमारी कंट्री में अनपॉल्यूटेड है। पहला कौन सा है? जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जहां पर अभी ह्यूमन नहीं पहुंच पाया, उसके यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है फॉरेस्ट में, वो यहाँ पर क्या है कि पॉल्यूट नहीं हुआ है। और दूसरा जो अगर देखेंगे तो एक्वीफर्स हैं दैट लाई बिलो द फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, जहां से रिवर बहती है उसके फ्लड प्लेन के नीचे जो आपको वाटर देखने को मिलेगा वो अभी यहाँ पर अनपॉल्यूटेड देखने को मिल रहा है। बोथ दीज सोर्सेज प्रोवाइड नेचुरल अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड आर रिन्यूएबल। द रेन प्रोवाइड नेचुरल रिचार्ज ईयर आफ्टर ईयर एंड इट इज द रिचार्ज विच कैन बी यूज फॉर वाटर अवर सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका जब आप यहाँ पर यूज कर रहे हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नहीं कि भाई साहब इसका अगर आपको पता चल गया, आपने द हिंदू एडिटोरियल में यहाँ पर पढ़ लिया है ना, तो वहां जाके तुमने यहाँ पर इसको जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ये नहीं करना है। जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको हमें कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चीजों को कंजर्व नहीं करेंगे और हम केवल ये सोचेंगे कि यार हम जो है वो चीजों को इसी पेस में यहाँ पर खत्म करते हुए चलेंगे और हम ये सोच रहे हैं कि चीजें जो है वो हमारे फेवर में होती हुई दिखाई देंगी, हमको सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी से यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ऐसा कर पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इसलिए ये पर्टिकुलर बात आपको जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ वाटर से रिलेटेड जो था वो आर्टिकल आपको बताया गया था। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।